हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लास्ट चैप्टर, कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स। सो बेसिकली इंडियन इकोनॉमी में हम लोगों ने शुरुआत की थी, अगर हम बात करें कि इंडिया की इकोनॉमी में कैसे कैसे चीज़ें काम कर रही थी, कैसे जर्नी उसने अपना कैरी ऑन किया, कि इंडिपेंडेंस के टाइम हम कहाँ खड़े थे, फिर हमने क्या किया, क्या क्या डेवलपमेंट के लिए पॉलिसीज लाई, उसके बाद जो भी दिक्कतें आई उन पॉलिसीज में उसको कैसे ठीक किया। फिर हम लोग, हमारे जो चैप्टर शुरू हो गए थे, हम लोगों ने बात करना शुरू किया कि रूरल सेक्टर कैसा दिख रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा दिख रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा दिख रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, एम्प्लॉयमेंट कैसा दिख रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात की। हाँ या ना। लास्ट चैप्टर आपका क्या करेगा, अब जो भी आपकी नॉलेज कलेक्ट आपने कर रही है इंडियन इकोनॉमी को लेके, उसको कंपेयर करेगा चाइना एंड पाकिस्तान के साथ। दो कंट्रीज के साथ हम इंडिया को कंपेयर कर करके पढ़ेंगे कि ये तीनों कंट्रीज का अगर हम लोग ट्रैक करने की कोशिश करें ना, तो इंडिया पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुए थे एंड पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 में स्टैब्लिश हुआ था। समझेंगे, इस बारे में बात करेंगे कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना क्या है। पर मुद्दा ये है कि तीनों कंट्रीज ने अपना जो उनका स्टार्टिंग लाइन हम कह सकते हैं वो एक बराबर ही था। हम लोग 47 में आजाद हुए, इन्होंने 49 में अपना काम करना शुरू किया, डेवलपमेंट करना शुरू किया। तो हम लोगों का तीनों का स्टार्टिंग लाइन सेम होने की वजह से हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि आज जब हम लोगों ने साथ में भागना शुरू किया था, आज हम कहाँ खड़े हैं एंड ये दोनों कंट्रीज कहाँ पहुंच गई हैं। हाँ या ना। इंडिया का इंडिपेंडेंस आपको पता है, पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस भी आपको पता है कि क्या हुआ था 1947 में। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंडिया को एक अलग कंट्री बना दिया, पाकिस्तान को एक अलग कंट्री बना दिया, दोनों कंट्रीज को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। चाइना में क्या सीन हुआ, चाइना में सिविल वॉर चल रहा था। सिविल वॉर इज जब कंट्री के अंदर के लोग ही आपस में लड़ाई कर रहे होते, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, बाहर के लोग नहीं है, कंट्री में रहने वाले लोग ही आपस में जब लड़ रहे होते किसी वजह से, उसे कहा जाता है सिविल वॉर। तो चाइना में क्या हो रहा था, सिविल वॉर चल रही थी बहुत टाइम से एंड एक कम्युनिटी उस सिविल वॉर को जीत लेती है, वो अपनी पार्टी कंट्री के अंदर एस्टैब्लिश कर देती है जिसका नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। 1949 में ये एस्टैब्लिश हो जाती है एंड आज तक यही सिस्टम चल रहा है चाइना के अंदर। एक कम्युनिस्ट पार्टी है जो कि सारी कंट्री को क्या करती है, रन करती है। चाइना अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं क्योंकि वहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, पर मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं है। एक ही पार्टी एग्जिस्ट करती है, उसी पार्टी के लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, मतलब लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सकते हैं, पर होंगे सबके सब पब्लिक्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से ही। हाँ या ना। ओके, तो यहाँ पे हमारी बात क्या करें, देयर आर टू क्रिटिकल एलिमेंट्स ऑफ ग्रोथ एंड स्ट्रैटेजी ऑफ दीज नेशंस। ग्रोथ की जो भी स्ट्रैटेजीज है उसकी दो मेन बातें हम क्या कर रहे हैं, ऑल ऑफ दीज नेशंस अडॉप्टेड प्लानिंग इज द कोर ऑफ डेवलपमेंट। हम तीनों नेशंस ने क्या किया, प्लानिंग को उठाया कि हम पहले प्लान करेंगे, लाइक 5 साल का गोल सेट कर लेंगे, 10 साल का गोल सेट कर लेंगे, गोल सेट कर लेंगे एंड फिर उसे क्या करने की कोशिश करेंगे, अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो हमारी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी क्या है कि प्लान करो, अचीव करो, तीनों देशों की। और क्या बात हुई है, ऑल थ्री इकोनॉमीज रिलाइड ऑन पब्लिक सेक्टर एज द कोर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। तीनों कंट्रीज ही पब्लिक सेक्टर यानी कि जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, उस पर डिपेंड कर रही थी कि भाई ग्रोथ करो। लोगों पे, मार्केट फोर्सेस पे नहीं छोड़ा जा रहा था, प्राइवेट इंडिविजुअल्स पे नहीं छोड़ा जा रहा था ग्रोथ। पब्लिक सेक्टर क्या कर रहा था, एक लीडिंग रोल प्ले कर रहा था तीनों कंट्रीज में। ये सिमिलैरिटीज होने के कारण कि हम लोगों ने स्टार्टिंग लाइन सेम है कहीं ना कहीं, एंड हम लोगों ने प्लानिंग अडॉप्ट की है तीनों ने, एंड हम लोगों ने पब्लिक सेक्टर पे ज्यादा रिलायमेंट दिखाया है, इस वजह से हम इन तीनों कंट्रीज को साथ में स्टडी कर सकते हैं। हाँ या ना। तो अब हम क्या करेंगे, इनकी स्ट्रैटेजीज ऑफ डेवलपमेंट को ट्रैक करेंगे इंडिविजुअली कि इंडिया क्या कर रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है एंड चाइना क्या कर रहा है। शुरू करते हैं। इनिशियलाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी या इनिशियल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, ऐसा कुछ हम लिख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं। शुरुआती डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज कैसी दिख रही थी,
जब हम लोगों ने भागना शुरू किया तब हमारी स्पीड सब लोगों की कैसी थी, तीनों लोगों की। सबसे पहले इंडिया की बात करेंगे। 1947 में हम लोग आजाद हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए। हमने मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम उठाया। इकोनॉमीज कितने टाइप की होती है? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी। फ्री इकोनॉमी में गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स पे शिकंजा नहीं कसती है, बोलती है आपको जो काम करना है, जैसे रिसोर्सेज को यूज करना है कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दी जाती है चीजें। सेंट्रली प्लान में गवर्नमेंट सब कुछ ही अपने हाथ में रख लेते कि सब कुछ हम ही करेंगे, आप लोगों से हमें कोई उम्मीद नहीं है, आप लोगों को हम कुछ करने नहीं देंगे। मिक्स्ड में क्या होता है, गवर्नमेंट बोलते हैं कुछ हम करेंगे कुछ आप करो। पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर मिलके जहां काम करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल उठाया। 5 ईयर प्लान डेवलपमेंट बेस्ड मॉडल उठाया कि हर 5 सालों के लिए क्या किया जाता था, गोल्स सेट कर लिए जाते थे। आज गोल सेट कर लिए, 5 साल चलेंगे, 5 साल में इन गोल्स को अचीव करना, फिर गोल सेट कर लिए, अगले 5 साल चलेंगे उन्हें अचीव करना। हाँ है ना, इस तरीके का हमने डेवलपमेंट का प्लान अडॉप्ट किया। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था? 1951 में। देखो दिस चैप्टर इज मोस्टली अबाउट डेटा ओनली। इस चैप्टर में आपको डेटा पूछा भी जाएगा एंड वो आपको इस तरीके से बोलेंगे भी कि इंडिया पाकिस्तान चाइना या इंडिया चाइना या पाकिस्तान इंडिया, इनको कंपेयर करके बताओ कि कहाँ कहाँ हम लोग सेम थे, कहाँ कहाँ हम लोग डिफरेंट थे। तो डाटा इज रियली इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर में डाटा के अलावा ज्यादा चीजें नहीं है समझाने के लिए। सो लेट्स सी डाटा क्या बोल रहा है कि जो पहला 5 ईयर प्लान था वो 1951 में आया, ये नोट कर लो। जो लास्ट 5 ईयर प्लान था, 12th 5 ईयर प्लान, वो 2012 से 17 के लिए आया था। 5 ईयर प्लान 5-5 साल के लिए बन रहे थे। जब 12वां प्लान बना वो यहाँ पर 17 में क्या हो गया, खत्म हो गया। उसके बाद जो हमारा प्लानिंग कमीशन था उसे हटा दिया गया, उसे खत्म कर दिया गया बॉडी को। उसकी जगह क्या किया गया, नाउ अबेंडेंड 12th 5 ईयर प्लान डेवलपमेंट बेस्ड मॉडल विद नीति आयोग से हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, थोड़ा सा रीफ्रेम कर लेते हैं हम लोग सेंटेंस को। नाउ अबेंडेंड 12th 5 ईयर प्लान ऑफ डेवलपमेंट या प्लान डेवलपमेंट बेस्ड मॉडल वॉज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। हमने क्या किया, नीति आयोग एक नई बॉडी बना दी। जो प्लानिंग कमीशन बना हुआ था ना उसको हमने हटा दिया, डिसॉल्व कर दिया, खत्म कर दिया। उसको किससे रिप्लेस कर दिया, नीति आयोग। अब जो भी प्लानिंग से रिलेटेड, पॉलिसी फ्रेमवर्क से रिलेटेड काम होता है वो कौन करता है, नीति आयोग करती है। हम लोग 5 ईयर प्लानिंग डेवलपमेंट मॉडल पे अब काम नहीं कर रहे आफ्टर लास्ट जो हमारा प्लान कब था, 12th 5 ईयर प्लान। ओके, चाइना में क्या हो रहा है, 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना स्टैब्लिश हो गई। उन्होंने भी 5 ईयर प्लान डेवलपमेंट बेस्ड मॉडल बनाना शुरू कर दिया कि 5 साल का गोल रखो, अचीव करो, फिर अगले 5 साल का गोल रखो, अचीव करो, फिर अगले। हाँ या ना। फर्स्ट 5 ईयर प्लान इनका कब आया था, 1953 में। अपना कब आया था, 1951 में। करंट अभी जो चल रहा है वो कितना हुआ है, 14th 5 ईयर प्लान। इस टाइम भी चाइना कौन सा मॉडल फॉलो कर रहा है, 5 ईयर डेवलपमेंट वाला मॉडल ही फॉलो कर रहा है। पाकिस्तान का क्या सीन है, 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ, ठीक है, ये भी मिक्स्ड इकोनॉमी बनी, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर का मिक्सचर। 5 ईयर प्लान डेवलपमेंट बेस्ड मॉडल, इन्होंने भी 5 ईयर प्लान डेवलपमेंट बेस्ड मॉडल उठाया, जिसको इन्होंने नाम क्या दिया, मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान। अब इनका नाम चेंज कर दिया गया, मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान रख दिया गया। इस टाइम भी पाकिस्तान इसी मॉडल को फॉलो अप कर रहा है एंड करंटली क्या चल रहा है, 12th 5 ईयर प्लान चल रहा है। आया ना। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं मेजर डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज बिफोर इकोनॉमिक रिफॉर्म। अभी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होंगे तीनों कंट्री में, उससे पहले की बात हो रही है। उससे पहले डेवलपमेंट की क्या क्या स्ट्रैटेजीज हमने उठा रखी थी, इंडिया ने उठा रखी थी IPR, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, जो कि आपको क्या बोल रहा था कि जो पब्लिक सेक्टर है वो एक लीडिंग रोल प्ले करेगा। पढ़कर आए हो आप लोग कि जो पब्लिक सेक्टर है वो लीडिंग रोल प्ले करेगा, क्योंकि अभी जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं उनके पास पैसा इतना नहीं है कि वो उतनी हैवी इन्वेस्टमेंट्स कर सके। हाँ या ना। लैंड रिफॉर्म्स लाए गए, जमींदारी सिस्टम को खत्म किया गया, लैंड को साथ में क्लब किया गया। जिनके लैंड्स एक इधर एक उधर एक उधर ऐसे फैले हुए थे उनको इकट्ठा करके एक ही जगह पे क्या कर दिया गया, लैंड दे दिया गया। इस तरीके के बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स आए। ग्रीन रेवोल्यूशन आया, इनवर्ड लुकिंग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। हमने इस तरीके का प्लान बनाया, इस तरीके की स्ट्रैटेजी बनाई कि बाहर से ज्यादा सामान ना मंगवाना पड़े, जो भी सामान है हम अपने ही देश में उसे बनाना शुरू कर पाए, अपने देश में ही अपना
काम निकाल पाए, अपने को बाहर ना देखना पड़े उस चीज के लिए, ठीक है। नेशनलाइजेशन ऑफ 14 मेजर बैंक्स, जो नेशनलाइजेशन शब्द है ये सजेस्ट करता है कोई भी चीज जब गवर्नमेंट ओनरशिप के अंदर आ जाती है। तो 14 मेजर बैंक्स को क्या कर दिया गया, नेशनलाइज कर दिया गया, हाँ या ना। ये सब क्या किया, इंडिया ने अपनी डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजीज रखी। उसके बाद क्या होगा, इकोनॉमिक रिफॉर्म आएगा, उधर तक अभी जाएंगे, पहले ये समझ आ गया। नेक्स्ट, चाइना ने क्या किया, ग्रेट लीप फॉरवर्ड 1958। एम क्या था, ग्रेट लीप फॉरवर्ड एक प्रोग्राम बनाया गया जिसका एम क्या था कि बहुत ज्यादा क्या किया जाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाए, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट की जाए, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया जाए। ग्रेट लीप फॉरवर्ड में लोग क्या कर रहे थे, बोल रहे थे चाहे आप लोग अपने घरों के बैकयार्ड में, यानी कि अपने घरों के आंगन में जो पीछे वाली जगह होती है, कहीं भी जो घर में एक्स्ट्रा जगह पड़ी वहीं पे छोटी छोटी फैक्ट्रीज सेटअप कर लो। इस तरीके का आइडिया था ग्रेट लीप फॉरवर्ड, उसको इनिशिएट किया गया। कम्यून सिस्टम लाया गया। कम्यून सिस्टम में क्या किया गया, बेसिकली जो लैंड थे उनको कलेक्टिव फार्मिंग के लिए यूज किया जाने लगा कि सब अलग अलग मत करो, एक जगह क्या करो, कलेक्ट करके लैंड को, क्योंकि लैंड बेटर यूज हो पाएगा अगर ज्यादा होगा तो कलेक्टिव फार्मिंग के आइडिया को दिया गया, कलेक्टिव लैंड कल्टिवेशन किया गया। ग्रेट पॉलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन लाया गया। बेसिकली इसका मुद्दा क्या था, अगर हम एक्चुअली बात करें तो, कि पॉलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन कह रहा था कि जो कम्युनिज्म की थ्योरीज है, यानी कि जो आप ये समझ सकते हो कि जो आइडिया था, जो रिपब्लिक ऑफ ये सेट थी, जो इनकी पार्टी थी चाइना के अंदर, उनका जो आइडिया था अगर लोग उसके अगेंस्ट है तो उनको क्या किया जाए, चार्ज किया जाए, प्रोसिक्यूट किया जाए, ठीक है। इस तरीके से उनको दबाया जाए एक तरीके से, या उनको सिस्टम से बाहर निकाला जाए। उसके लिए लोगों ने क्या किया, ये ग्रेट पॉलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन लेके आया। एंड इसका एम क्या था, कहीं ना कहीं कि जो स्टूडेंट्स है, जो प्रोफेशनल्स है, उनको तैयार किया जाए, उनकी सोच उस तरीके से डेवलप की जाए। और क्या कर रहे थे, जो स्टूडेंट्स थे, प्रोफेशनल्स थे, उनको कंट्री साइड पे भेजा जाता था ताकि वो काम कर सके एंड काम सीख सके। कंट्री साइड इज बेसिकली आउटर एरियाज में, जो हमारे रूरल एरियाज है वहां पर भेजा जाता था ताकि वहां पर जाके बच्चे एंड प्रोफेशनल्स काम सीख सके कि एक्चुअली बेस लेवल पे काम किस तरीके से होगा। हाँ या ना, 2 पॉइंट समझ में आ गए, ये चीज ध्यान कर लो। ग्रेट लीप फॉरवर्ड एंड ग्रेट पॉलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, इसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वो पूछ सकते हैं कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड क्या है या फिर ग्रेट पॉलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन क्या है, इस टाइप की बातें हमसे हो सकती है। पाकिस्तान पे आ जाते हैं। पाकिस्तान ने डेवलपमेंट की क्या स्ट्रैटेजी उठाई, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन किया बेस्ड ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि हम खुद की इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, बाहर से सामान नहीं मंगवाएंगे। ग्रीन रेवोल्यूशन लाया। नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री इन 1970s, जो कैपिटल गुड यानी कि जो फिक्स्ड एसेट्स, हैवी मशीन्स बनाने वाली इंडस्ट्रीज थी, उनको क्या कर दिया गया, नेशनलाइज कर दिया गया। डीनेशनलाइजेशन एंड इनकरेजमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन लेट 1970s एंड 80s। 70s में नेशनलाइज कर रहे थे, धीरे धीरे क्या करने लगे, फिर डीनेशनलाइज भी करने लगे 1970s एंड 1980s के बीच में। हाँ या ना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की। देखो ये चैप्टर बहुत फास्ट चल रहा है क्योंकि यहाँ पे ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन वाइज नहीं है, डाटा है, हम जस्ट टेकिंग यू थ्रू इट ताकि आप लोग साथ साथ अपने नोट्स प्रिपेयर कर सको। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या बोलेंगे कि फाइनली क्या ऐसा पॉइंट आया जहां पे हमने अपनी इकोनॉमी को रिफॉर्म करने के लिए कुछ नए स्टेप्स उठाए, जिन पॉलिसीज पे हम चलते आ रहे थे, जिन स्ट्रैटेजीज पे हम चलते आ रहे थे, उनसे कुछ अलग करके देखा, ठीक है। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म इंडिया का क्या पढ़कर आए हो कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आई थी, NEP आया था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसमें क्या था, लिबरलाइज कर दो चीजों को, प्राइवेटाइज कर दो एंड ग्लोबलाइज कर दो। जी रह गया, ग्लोबलाइज कर दो। क्या कहना चाह रहे थे लिबरलाइज में, कि जो भी रिस्ट्रिक्शंस है सिस्टम में इसको थोड़ा लूज करो, जो भी पब्लिक सेक्टर इतने ज्यादा फैले हुए उसे रिड्यूस करो, वो बहुत ज्यादा डेड वेट क्रिएट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा करप्शन क्रिएट कर रहे हैं। प्राइवेट इंडिविजुअल्स को काम करने दो जो प्रॉफिट के लिए काम करेंगे। जो भी बंदा प्रॉफिट के लिए काम करेगा वो अपनी फुल एफिशिएंसी में काम करेगा, जो भी वेलफेयर के लिए काम करेगा वो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, ढीला पड़ जाता है। तो जो पब्लिक सेक्टर है यानी गवर्नमेंट ऑफिसेज है वो ढीले क्यों पड़ जाते हैं, उनमें काम क्यों लटकता रहता है, क्योंकि वहां पर उनको अपनी सैलरी मिली जानी है। गवर्नमेंट का मोटिव क्या है, सोशल वेलफेयर के लिए खोल रखे ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जितनी अच्छी चीजें प्रोवाइड
नहीं कर पाती एट सम पॉइंट, क्योंकि उनका मोटिव सोशल वेलफेयर का होता है। प्राइवेट का मोटिव होता है प्रॉफिट कमाने का। वो ज्यादा चार्ज करेगा तो वो आपको सर्विस भी उस लेवल की देगा। चीजों को प्राइवेटाइज किया गया धीरे धीरे, एंड चीजों को ग्लोबलाइज किया गया। इंडिया की मार्केट को जो क्लोज करके रखा था हमने कि हम दुनिया के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, कहीं कोई फिर से हमारे देश में आके कब्जा ना कर ले, उन बैरियर्स को हमने धीरे धीरे ओपन अप किया एंड खुद की मार्केट को इंटरनेशनल मार्केट के साथ कनेक्ट किया। चाइना का क्या सीन बना? 1978 में चेंज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, चेंजेस लाए गए। क्या चेंजेस लाए गए? एग्रीकल्चर में कम्यून लैंड्स डिवाइडेड एंड एलोकेटेड टू इंडिविजुअल हाउसहोल्ड्स फॉर कल्टीवेशन। जो कलेक्टिव किए थे लैंड्स, सारे लैंड्स जोड़े थे, उनको क्या किया? टुकड़ों में तोड़कर इंडिविजुअल्स को दे दिया गया एंड उनको बोल दिया गया कि आप इसमें से जो उगाना है उगाओ, जैसे आपको ठीक लगता है करो, पर इसका इतना परसेंट आप गवर्नमेंट को टैक्स में दोगे, बाकी का जो भी बचता है वो आप रखो। लैंड भी दे दिया एंड उस पे क्या बोला कि ठीक है हम टैक्स लेंगे थोड़ा बहुत, बाकी का जो बचता है वो आपका। तो ये किया गया। एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म लाया गया। इंडस्ट्रियल सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर फर्म्स को अलाउ किया गया। डुअल प्राइसिंग का ऑप्शन क्रिएट किया गया। डुअल प्राइसिंग क्या बोलता है कि चाइना में लोग क्या करते हैं कि जो भी इनपुट्स आएंगे बिजनेस के अंदर एंड जो भी आउटपुट जाएगा, एक सर्टेन लेवल तक उसका प्राइस फिक्स कर देते कि समझ लो कि अगर आप 10 किलो इनपुट खरीद रहे हो तो वो 10 रुपए का मिलेगा, लेकिन अगर आप 20 किलो इनपुट खरीद रहे हो तो प्राइजेस चेंज हो सकते हैं, तो आप 5 रुपए में भी खरीद सकते हो। यानी कि इनिशियल जो भी वैल्यूज है उनको तो क्या कर दिया गया? फिक्स कर दिया गया कि ये तो इतनी ही होंगी, बाइंग की भी और सेलिंग की भी। कि ब्रेड है 10 रुपए से ज्यादा की नहीं बिकेगी अगर आप 10 बेच रहे हो। लेकिन अगर उससे ज्यादा क्वांटिटीज की बात करें, अगर 10 से ज्यादा आपकी क्वांटिटी एक्सीड करिए, फिर प्राइजेस आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। तो इनिशियल कुछ ऐसा समझ सकते हो, कोटा सेट कर दिया गया, उसके लिए प्राइजेस सेट कर दिए गए, एंड बाकी अगर क्वांटिटी उससे ज्यादा है तो उनके प्राइजेस अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पे डुअल प्राइजेस आ गया। एक ही चीज के दो प्राइजेस आ गए, एक तो क्वांटिटी जो बेस्ड है वो गवर्नमेंट ने बताया, एंड उसके बाद वाले पे आप डिसाइड कर सकते हो। तो यहाँ पर दो प्राइजेस आने की वजह से इसे डुअल प्राइसिंग कहा जाता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेट किए गए 1979 में। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स ऐसे एरियाज होते हैं, बेसिकली इंडिया भी करता है ये। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स सेट करने का मतलब क्या होता है कि आप इस तरीके का एक एरिया, नेटवर्किंग एरिया सेट कर देते हो जहाँ पे आप सर्विसेज एक तरीके से हम कह सकते हैं प्रोवाइड करते हो, या फिर हम कह सकते हैं जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट करने के लिए टैक्सेस, सब्सिडीज, ये सब चीज़ें वहाँ पर रिड्यूस कर देती है। जहाँ पर गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ पर फैक्ट्री सेटअप हो, यहाँ पर ऑफिसेस खुले, तो गवर्नमेंट वहाँ पे क्या करेगी? कुछ ना कुछ उनको ऑफर कर देगी कि आप ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो, आप टैक्स मत भरना, यहाँ खोल लो। तो वहाँ पे ऑब्वियसली ज़्यादा इंडस्ट्रीज आके सेटअप हो जाएगी। उनको क्या बोल दिया जाता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। तो चाइना ने क्या किया? उसे भी सेटअप करना स्टार्ट किया। पाकिस्तान ने क्या किया? कैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म लाया? ट्रेड को लिबरलाइज किया, थोड़ा लूज किया, खोला कि हाँ इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म्स लाए गए। डी रेगुलेशन के, जो बहुत ज्यादा रेगुलेशंस थी चीजों को लेके, उन्हें डी रेगुलाइज किया गया एंड प्राइवेटाइज भी किया गया। जो पब्लिक सेक्टर था उन्हें प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए ओपन अप किया गया। हाँ या ना? नेक्स्ट हमारे पास है डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स। देखेंगे कैसे दिख रहे हैं तीनों कंट्री के। इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 जो ईयर था हमारा, वो रिस्पॉन्सिबल है मॉडरेट एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ 1.03% के लिए। कैसे? जो हमारी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी थी, अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने काम करना शुरू किया था कि हम फर्टिलिटी रेट अच्छा कर सके, कि कितनी औरतें कितने बच्चे दे पा रही है उनके टेन्योर में, या फिर बच्चे कितने पैदा होने के बाद मर जाते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसको घटाया जा सके, बर्थ रेट को बढ़ाया जा सके, डेथ रेट को घटाया जा सके। इस तरीके की चीज़ों पर क्या किया? इंडिया ने काम करना शुरू किया जब हमारे पास नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी बनी, जिसकी वजह से हमारे पॉपुलेशन में 1.03% का इंक्रीज देखने को मिला। फर्टिलिटी रेट क्लोज टू रिप्लेसमेंट रेट 2.2%। फर्टिलिटी रेट हमने समझ लिया, हाँ या ना? सेक्स रेशियो इज लो एंड बायस्ड अगेंस्ट फीमेल। पर 1000 मेल्स अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनमें 923 ही फीमेल्स होंगी।
अगेंस्ट, यानी कि अगर 1000 लड़के खड़े हुए हैं तो इनके अगेंस्ट कितनी लड़कियां खड़ी होंगी, 924 लड़कियां खड़ी होंगी, जो कि दिखाता है कि लड़के ज्यादा हैं, कंपेरेटिवली लड़कियां कम है, जो कि फीमेल बायस दिखाता है, यानी कि भेदभाव की चीज हमारे देश में एग्जिस्ट करती है वो दिखाता है। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है हमारे देश में, एरिया कम है, एरिया कम में लोग बहुत ज्यादा रह रहे हैं, ये बोलता है पॉपुलेशन डेंसिटी। लो लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, शहर उस लेवल पर डेवलप नहीं हुए हैं। अगर आप डाटा निकाल के चेक करोगे शहरों में रहने वाला पॉपुलेशन एंड गांव में रहने वाले पॉपुलेशन को चेक करोगे तो गांव में रहने वाला पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 70% निकलेगा, शहरों में रहने वाला सिर्फ 30% निकलेगा। तो जो अर्बनाइजेशन है वो काफी कम है, सिर्फ 34% ही है। चाइना की बात करें, चाइना में भी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। इस पॉपुलेशन की वजह से चाइना ने क्या किया, वन चाइल्ड नॉर्म को इंट्रोड्यूस किया 1970s में। वॉज द मेजर रीजन फॉर लो पॉपुलेशन ग्रोथ। चाइना का पॉपुलेशन ग्रोथ इस पॉलिसी के आने की वजह से कितना हो गया, 0.46% कम हो गया। वन चाइल्ड पॉलिसी क्या था, चाइना की गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आप लोग एक से ज्यादा बच्चा नहीं कर सकते, जो एक से ज्यादा बच्चा करेगा उसको सजा मिलेगी। हालांकि अब एक 2-3 सालों से इस पॉलिसी को हटा दिया गया, वन चाइल्ड पॉलिसी को हटा के 2 चाइल्ड करना भी अलाउड है चाइना में। पर पहले क्या था, सिर्फ एक ही बच्चा हो सकता था, उससे ज्यादा बच्चा आप नहीं प्रोड्यूस कर सकते। हाँ या ना, तो इसकी वजह से उनका जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो इतना हो गया। एंड इसकी वजह से भी चाइना में जो ओल्ड एज लोग हैं वो कंपैरेटिवली ज्यादा हो गए, यंगर जनरेशन कम रह गई, क्योंकि पहले तो लोग एग्जिस्ट कर ही रहे थे ना। आपने बोला कि जो बर्थ हो रहे हैं वो आपने नंबर डिक्रीज कर दिया वन चाइल्ड पॉलिसी लगा के, तो अब क्या हो रहा है, जब ये बच्चे बड़े हो रहे हैं यानी कि यंग एज में आ रहे हैं और जो यंग पीपल थे वो ओल्ड एज में जा रहे हैं, तो ओल्ड एज में जाके वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन बन जाएंगे। यानी कि 65 के बाद क्या होता है, बंदे को डिपेंडेंट पॉपुलेशन में काउंट किया जाता है कि ये डिपेंड कर रहा है किसी और पे। तो जो यंग पॉपुलेशन है इन पे बर्डन इंक्रीज हो गया, क्योंकि ओल्ड पीपल, जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है वो ज्यादा बढ़ गई। एंड कंपैरेटिवली हमारे पास जो वर्क पॉपुलेशन है, जो वर्क एज में 15 to 65 के बीच वाला लोग है, वो क्या है, कम है। चाइना की बात हो रही है। फर्टिलिटी रेट भी लो है काफी, 1.7%। सेक्स रेशियो इज लो एंड बायस्ड अगेंस्ट फीमेल्स। यहाँ पर भी फीमेल कितनी है, 949 है पर 1000 मेल्स में, जिसमें हमें क्या है, काफी दिक्कत है, फीमेल्स में बायस यहाँ पे शो हो रहा है, भेदभाव शो हो रहा है। चाइना में भी पॉपुलेशन डेंसिटी इज लोएस्ट, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है। मैप पे देखा है इंडिया कितना सा दिख रहा होता है, चाइना कितना फैला होता है, हाँ या ना। तो उस फैले होने की वजह से चाइना का एरिया काफी इंक्रीज किया हुआ है, एरिया इंक्रीज किया हुआ है, एंड कंपैरेटिवली पॉपुलेशन क्या होगी, आराम से डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। इसीलिए क्या बोला गया कि डेंसिटी क्या है, काफी कम है, 148 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया में कितना था, 455, ऑलमोस्ट 4 गुना हो गया। हाई लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, अर्बनाइज शहर बहुत बसे है चाइना में, सो इट्स गुड थिंग। लो पॉपुलस कंट्री है, पाकिस्तान में ज्यादा लोग नहीं है। इंडिया या चाइना के हिसाब से देखे तो 1/10 ही बनता है पॉपुलेशन। लाइक अगर इंडिया में 10 लोग हैं तो चाइना में 1 ही बनता है। हाईएस्ट एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ फॉलोड बाय इंडिया एंड चाइना। तीनों कंट्रीज में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ किसका है, पाकिस्तान का है। फर्टिलिटी रेट इज वेरी हाई, कितने बच्चे पैदा कर सकती है एक औरत अपने टाइम पीरियड के अंदर, उसका क्या है, रेट काफी अच्छा है, दैट इज 3.6। ओके, सेक्स रेशियो इज लो एंड बायस्ड अगेंस्ट फीमेल, यहाँ पे भी भेदभाव वाली चीज दिख रही है। 943 ही फीमेल्स होंगी एंड 1000 मेल्स अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी ठीक ठाक है, कम भी नहीं है ज्यादा भी नहीं है, 275 पर स्क्वायर किलोमीटर। लो लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, शहर काफी कम बसे हुए, सिर्फ 37%। नाउ वी कम टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी कैसा दिख रहा है, सेक्टर्स कैसे दिख रहे हैं। इंडिया की बात करें, इंडिया में जीडीपी है 9.03 ट्रिलियन, विच इज अबाउट 41% ऑफ चाइनाज जीडीपी। चाइना की जीडीपी के हिसाब से हम लोग काफी
छोटे हैं। इंडियाज ग्रोथ इज मेनली कंट्रीब्यूटेड बाय सर्विस सेक्टर। इंडिया जो ग्रो कर रहा है वो मेनली किसकी वजह से हो रहा है? हमारा जो टर्शरी सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, वो ग्रो कर रहा है। कितना? 54% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है ये। जो हमारा मेजर वर्कफोर्स है वो एग्रीकल्चर में लगा हुआ है एंड वहां से कॉन्ट्रीब्यूशन उतना कंपेरेटिवली नहीं आता है। इंडिया का शिफ्ट हैज बीन डायरेक्टली फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विस सेक्टर। हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर उतना डेवलप नहीं है कंपेरेटिवली। हम लोग क्या कर रहे हैं? एग्रीकल्चर से लोग निकल के अगर शिफ्ट कर भी रहे हैं तो सेकेंडरी में नहीं आ रहे, टर्शरी में शिफ्ट कर रहे हैं। चाइना की बात करें, सेकंड लार्जेस्ट जीडीपी है पूरी दुनिया में ऑफ 22.5 ट्रिलियन। चाइना का ग्रोथ इज लार्जली कंट्रीब्यूटेड बाय द सर्विस सेक्टर। अगेन ये भी किस पे डिपेंड कर रहा है? सर्विस सेक्टर पे और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे। ये सेकेंडरी सेक्टर पे भी डिपेंड कर रहा है। मेजर वर्कफोर्स एंगेज्ड इन सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में बहुत लोग लगे हुए हैं। चाइना हैज फॉलोड द क्लासिकल डेवलपमेंट पैटर्न ऑफ ग्रेजुअल शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू मैन्युफैक्चरिंग एंड देन टू सर्विसेज। चाइना ने क्या किया? सीरीज फॉलो की है। सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर में थे, वहां से लोगों को निकाल के मैन्युफैक्चरिंग में डाला, मैन्युफैक्चरिंग से लोगों को निकाल के टर्शरी में डाला, चेन फॉलो। हाँ या ना? पाकिस्तान का क्या सीन है? पाकिस्तान की जीडीपी है 0.94 ट्रिलियन, रफली अबाउट 11% ऑफ इंडिया जीडीपी। इंडिया की जीडीपी का सिर्फ 11% जाता है। पाकिस्तान का ग्रोथ इज मेनली कंट्रीब्यूटेड बाय सर्विस सेक्टर। पाकिस्तान में जो भी ग्रोथ हुआ है वो किसकी वजह से हो रहा है? ज्यादातर सर्विस सेक्टर की वजह से ही हो रहा है। इंडिया की तरह ही 57%। मेजर वर्कफोर्स एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर, बहुत ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में एंगेज्ड है। अगेन इंडिया की तरह 41%। पाकिस्तान शिफ्ट हैज बीन डायरेक्टली फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विस। हम देख सकते हैं जीडीपी वाले एरिया में इंडिया एंड पाकिस्तान में ज्यादा सिमिलैरिटीज है एंड चाइना क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। ओवरऑल परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो इंडिया ने मॉडरेटली परफॉर्म किया है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर लैक कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? जो भी हमारे बिल्डिंग्स बनी हुई है, ब्रिजेस बने हुए हैं, यानी कि जो भी हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन के लिए सड़कें बनी हुई है, सब इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? काफी लैकिंग है आज भी। इट इज येट टू रेज द लेवल ऑफ लिविंग of more than 22% of its population that lives below poverty line। 22% लोग गरीबी रेखा, पोवर्टी लाइन से नीचे रह रहे, एक्सट्रीमली गरीब है। उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज करना, उनका डाटा बेटर करना इंडिया के लिए आज भी बहुत एक चैलेंजिंग प्रोपोजिशन है। चाइना की बात करें, चाइना ने कंपैरेटिवली बेस्ट परफॉर्म किया है तीनों में से। सक्सेस is raising the level of growth along with the elevation of poverty। सक्सेस बेटर हो रही है, ग्रोथ अच्छा हो रहा है एंड पोवर्टी भी घट रही है। It used the market mechanism to create additional social and economic opportunities। इन्होंने मार्केट मैकेनिज्म को क्या किया? पिकअप किया ताकि ये क्या कर सके? सोशल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सके बाय रिटेनिंग कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ लैंड एंड अलाउइंग इंडिविजुअल्स टू कल्टिवेट लैंड्स। चाइना हैज इंश्योर्ड सोशल सिक्योरिटी इन रूरल एरियाज। लैंड को इकट्ठा करके फिर उसको इंडिविजुअल में क्या करके देकर, इंडिविजुअल में डिवाइड कर कर चाइना ने इंश्योर किया कि पॉवर्टी क्या हो सके? कम हो सके, लोगों को सोशल सिक्योरिटी मिल सके। पब्लिक इंटरवेंशन इन प्रोवाइडिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हैज बॉट अबाउट पॉजिटिव रिजल्ट्स इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स इन चाइना। ह्यूमन के डेवलप होने के जो भी इंडिकेटर्स हम आगे देखने वाले हैं उसको काफी बेहतर किया है, क्योंकि चाइना में जो पब्लिक सेक्टर है वो क्या कर रहा था? इंटरवीन कर रहा था, इंटरफेयर कर रहा था एंड सारी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने वाली एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा था। पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान ने सबसे बुरा परफॉर्म किया है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। हमेशा क्या हो रहा होता है? कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही होती है पॉलिटिकल एरेना में। वॉलेटाइल इंस्टेबिलिटी है, कंट्री स्टेबल नहीं है। वॉलेटाइल परफॉर्मेंस इन एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर में परफॉर्मेंस स्टेबल नहीं है, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। ओवर डिपेंडेंस ऑन रेमिटेंस, बाहर से जो पैसा होता है उस पर डिपेंड बहुत ज्यादा कर रहे हैं। ग्रोइंग डिपेंडेंस ऑन फॉरेन लोन्स ऑन द
one hand and increasing difficulty in paying back loans on the other. बाहर से पैसा लिए 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 जा रहे हैं, वो एक प्रॉब्लम, एंड वापस किया नहीं जा रहा, वो एक प्रॉब्लम. ये सारी पाकिस्तान में क्या हो रही है, दिक्कतें आ रही हैं. अब हम बात किसकी करेंगे, कंक्लूड करेंगे लेक्चर को बस 5 मिनट में. देखेंगे कुछ ऐसे इंडिकेटर्स जो हमें दिखाएगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, कि बेसिकली जो इंसान है वो कैसा रह रहा है तीनों देशों के अंदर. अगर हम बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा समझ सकते हो रेशियो या ऐसा एक डाटा होता है जो कि लोग कितना जी रहे हैं, कितना पढ़े लिखे हैं, कितना हेल्दी है. ये 4-5 चीजों को मिलाकर एक जो हम क्या करते हैं, एक डाटा बना देते हैं, उसको हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर रखते हैं. तो आप देख सकते हैं ये डाटा है, चाइना में सबसे ज्यादा है, इंडिया में उससे कम है, पाकिस्तान में सबसे पुअर है. ये वाली हमारी जो कंट्रीज है दोनों, ये मॉडरेट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आती है. चाइना कंपैरेटिवली हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आता है. अगर रैंक की बात करें, इंडिया 130 पर है, चाइना 87 पर है, एंड पाकिस्तान 154 पर है. लाइफ एक्सपेक्टेंसीज एट बर्थ की अगर बात करेंगे, जब बच्चा पैदा होता है कितने साल तक उम्मीद करते कि जी पाएगा, इंडिया में 69-70 मान लेते हैं, 70 ईयर्स. पाकिस्तान में 67 ईयर्स, चाइना में 76 या 77 मान लेते. पाकिस्तान सॉरी चाइना में क्या है, सबसे हाईएस्ट है. मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कितने बच्चे हैं जो 15 साल या उससे अबव के स्कूल जा रहे हैं, इंडिया में 6.5%, पाकिस्तान में 5.2% एंड चाइना में 8.1%. जीएनपी पर कैपिटा अगर देखे, चाइना में ऑलमोस्ट 16,000 कुछ है, इंडिया में 6,000 कुछ है, एंड पाकिस्तान में 5,000 कुछ है. अगर अच्छा डाटा का अगर आपको स्क्रीनशॉट लेके रखना, आप ये रख सकते हो. ओके यहाँ पर क्या हो रहा है, इंडिया, पाक एंड चाइना की आइटम्स किसकी बात हो रही है. परसेंटेज ऑफ पीपल बिलो पोवर्टी लाइन कितने लोग हैं, इंडिया में 21.9%, पाकिस्तान में 24.3% एंड चाइना में 1.7% ओनली, विच इज रियली गुड. इनफैक्ट मोर्टैलिटी रेट, कितने बच्चे हैं जो पैदा होने के बाद मर जाते हैं, 29.9%, 57.2%, वेरी हाई, एंड चाइना में कंपैरेटिवली बहुत कम है, 7.4%. मैटरनल मोर्टैलिटी रेट की अगर बात करें, इंडिया में 133 है मैटरनल मोर्टैलिटी रेट, माएँ कितनी मर जाती हैं बर्थ के प्रोसेस में. इंडिया में है 133, पाकिस्तान में 140, चाइना में है ओनली 29. पॉपुलेशन यूजिंग एट लीस्ट बेसिक सैनिटेशन, जो ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज है, या हम कह सकते हैं जो हमारे टॉयलेटरी फैसिलिटीज है, क्लीन टॉयलेट्स की फैसिलिटीज है, वो कितने लोग यूज कर पा रहे हैं. इंडिया में 60, राइट, 60%, पाकिस्तान में 60%, चाइना में 75%. पॉपुलेशन यूजिंग बेसिक वाटर सोर्सेज, जो पानी के बेसिक सोर्सेज है वो कहाँ कहाँ पहुंच पा रहे हैं, इंडिया में 93%, पाकिस्तान में 91% एंड चाइना में 96%. परसेंटेज ऑफ अंडर नरिश्ड चिल्ड्रन, जिन बच्चों को अपना न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिल रहा, जितने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स उन्हें चाहिए वो नहीं मिल रहे, अंडर नरिश्ड है वो, कितने बच्चे हैं वो, इंडिया में 37.9%, पाकिस्तान में 37.6% एंड चाइना में ओनली 8.1%. ये हमने क्या पढ़ा, स्क्रीनशॉट ले लो. ये हमने क्या पढ़ा, सिलेक्टेड इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. ये भी सेम ही कंक्लूजन पे हमें लेकर जाते हैं कि कंपैरेटिवली चाइना क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, चाइना में ह्यूमन डेवलपमेंट बेटर है. अगर हम उसे कंपेयर करते हैं, इंडिया में चाइना से कम है एंड पाकिस्तान सबसे पीछे. हाँ या ना. इस चैप्टर में मोस्टली डाटा है, जो जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ उन पे ध्यान दो. देखो चाइना का एक तो ग्रेट पॉलिट्रियन, जो हमने रेवोल्यूशन की बात की, ग्रेट लीप फॉरवर्ड की बात की, वन चाइल्ड पॉलिसी की बात की, प्लस इंडिया, चाइना एंड
पाकिस्तान के कंपेरेटिव अगर आपको देखना हो कि कुछ कुछ देख लो कि कहाँ कहाँ सिमिलैरिटी दिख रही है एंड कुछ कुछ देख लो कहाँ कहाँ पे डिफरेंसेस दिख रहे हैं। इतना कर लो इस चैप्टर में से। बाकी तो देखो जो डाटा है डेट्स है वो तो देखनी ही है, वो तो आपको मिल ही गया होगा यहाँ पे सारा ऑलमोस्ट। ठीक है, इतना कर लो, ये आपका चैप्टर हो जाएगा। स्टिल अगर कोई टॉपिक लगता है कि नहीं और समझना है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी तो कमेंट सेक्शन में से ड्रॉप कर दो। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग।